बीत चुके हैं 5 साल, बीत चुके हैं 5 साल, नेता घूमे गांव गांव। बीत चुके हैं 5 साल, नेता घूमे गांव गांव। हर गांव में घूमकर पकड़े हैं जनता के पांव। हर गांव में घूमकर पकड़े हैं जनता के पांव। आया है चुनाव फिर और लगा इन्हीं का दांव। आया है चुनाव फिर और लगा इन्हीं का दांव। जीत गए हैं एक वोट से, पांवों के नीचे है गांव। और ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं क्लास 8 में थी। और मैं जहाँ जिस शहर में रहती थी वहाँ उस समय राजीव गांधी आने वाले थे और जनसभा को संबोधित करने वाले थे। और मैं भी उस जनसभा में अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। उस समय मैं क्लास 7th या 8th में थी और वहाँ से लौट के ही मैंने ये कविता लिखी थी कि बीत चुके हैं 5 साल, नेता घूमे गाँव गाँव। हर गाँव में घूमकर पकड़े हैं जनता के पाँव। आया है चुनाव फिर और लगा इन्हीं का दांव। जीत गए हैं एक वोट से, पाँवों के नीचे है गाँव। Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to discuss about what? भाई फिजाओं में एक नया रंग है। फिजाओं में एक नया रंग है। कोई है जो डालता रंग में भंग है। कोई है जो डालता रंग में भंग है। चुनाव आ गया है मेरे दोस्तों, चुनाव आ गया है मेरे दोस्तों। इसीलिए हर दिल में एक नई उमंग है। जी हाँ, बिल्कुल, हम क्लास 9th का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज अ चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट इलेक्शंस, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और इस समय इस चैप्टर को उठाने का मेरा ये मकसद है कि ये सिर्फ क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको इलेक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है क्या? तो बात यहाँ पे आती है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं पीछे ले जाना चाहूंगी। और फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है। सो इन दिस चैप्टर the things we are going to discuss or the subtopics we are going to discuss is related with the democracy only. और हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम जो डिस्कस करेंगे वो डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड होगा। सो डेमोक्रेसी में एज यू ऑल नो दैट नीदर इट इज पॉसिबल nor necessary, neither it is possible nor necessary for the people to govern directly. So most common form of the government is representative democracy. So we'll discuss that how these representatives are elected. कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये अभी एक यात्रा चलेगी, ये आज नहीं खत्म होगा। भाई 10 फरवरी से इलेक्शन शुरू होगा, 10 मार्च को काउंटिंग होगी, तो हमारे पास एक लंबा अरसा है। तो इलेक्शन के साथ साथ ही हम अपने इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम पढ़ेंगे। ये जो राजनीतिक पार्टियों के बीच जो एक कंपटीशन चलता है, इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ दिस कंपटीशन सर्व्स द पीपल। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमें यह भी डिस्कस करना है कि वो कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और इतना सब कुछ जब हम डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल ट्राई टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। ओके, सो इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स से पढ़ते समय क्या होना चाहिए हमारे दिमाग में? तो जो बेसिक आइडिया है वो यही कि जो पहले चैप्टर में हमने किया था सेम वही काम हमें यहाँ भी करना है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डेमोक्रेटिक कंट्रीज को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से डिस्टिंग्विश किया था। सेम वर्क वी विल डू हियर आल्सो, बट रादर डिस्कसिंग अबाउट democratic country and non-democratic, we will discuss here in this chapter democratic election and non-democratic election. So basic idea will be to distinguish democratic elections from non-democratic elections. तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम इलेक्शन की बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन की बात नहीं करेंगे तो ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा। तो हम चलते हैं इस जर्नी पे और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू होती है कि चुनाव के शुरुआत से लेके
एक और बात मैं बता कि चुनाव की शुरुआत से लेकर चुनाव के खत्म होने तक हम इस पूरे चैप्टर में इस विषय में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन क्या है, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअली है ना। लेट मी टेल यू कि जो ये इलेक्शन होता है वो एग्जाम की तरह ही होता है। जैसे एग्जाम्स होता है ना, बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो एग्जाम्स देने के पहले हम फॉर्म भरते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है एंड जो भी रिजल्ट आता है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। So in this chapter we are going to take a look at each stage of elections. इलेक्शंस 10 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 10 फरवरी को शुरू हो रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, 5 राज्यों में हो रहे हैं। अपने कल की वीडियो में मैंने बताया था, उसे जरूर देखिए। और जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो भी एक केस स्टडी के साथ स्टार्ट होता है, एक न्यूज लेटर के रिपोर्ट के साथ स्टार्ट होता है। द सेम असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, व्हाट हैपेंस इन दैट असेंबली इलेक्शन। उस असेंबली इलेक्शन में क्या होता है भाई, आधी रात का समय है, मिडनाइट का टाइम है और बहुत भीड़ जो है वो बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अपने नेता का कि हमारे नेता आएंगे और हमें संबोधित करेंगे। और इंतजार करते करते काफी समय हो गया, 5-6 घंटे बीत चुके हैं। और उसका जब भी कोई गाड़ी उधर से जाती है तो आपने सुना होगा ना कि आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो। वही होता है कि जितनी भी गाड़ियां आती है सारे के सारे लोग अचानक से उठ के खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका नेता आ गया। और ये असेंबली इलेक्शन हरियाणा में हो रहा है और इसके नेता हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो कि उस समय 76 इयर्स के थे और ये बात 1987 की है। उस समय वो ऑलरेडी 9 जनसभाओं को संबोधित कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पे आए थे। तो बहुत ही टायरिंग था, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था उनका। उस समय 4 बजे सुबह उठते थे, 11 बजे रात तक काम करते रहते थे और एज उनकी 76 इयर्स। और ये ऐसा नहीं कि तुरंत करना शुरू किया था, काफी सालों से ऐसा किया। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा आप जो देखते हैं कि नेता जो घूम रहे हैं और अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरनाइट होता है। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, बहुत लंबे समय से कार्य क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है और वही कार्य हो रहा है। तो हरियाणा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा शुरू किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसे स्ट्रगल फॉर जस्टिस का नाम दिया जाता है, न्याय युद्ध। कांग्रेस के खिलाफ ये था और उसके बाद वहां के जनसभाओं को भी वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मेरी पार्टी जीतती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि एक नए पार्टी का निर्माण किया था, उसका नाम लोक दल था। और उन्होंने बोला कि यदि मेरी पार्टी जीतती है, मैं जो छोटे किसान हैं और जो छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन, उन सब के लोन्स जो है वो वेव ऑफ कर दूंगा। इसके बाद इलेक्शन होता है और लोक दल जीतती है। अकेले लोक दल के पास 60 सीट आती है और भी और पार्टीज को भी वो अपनी तरफ मिला लेती है, क्योंकि वो उसने कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोला था जिसमें और पार्टी भी सम्मिलित थे। तो इन सारी पार्टीज को मिला के जो टोटल सीट्स होते हैं 90 में से 76 सीट्स जो है वो इन लोगों को मिलते हैं, जिसमें से अकेले लोक दल को 60 सीट्स मिलते हैं। तो चौधरी देवीलाल चुनाव जीतते हैं, गवर्नर उनको इनवाइट करते हैं और चीफ मिनिस्टर के, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जो पहला काम देवीलाल करते हैं वो अपने वादे के अनुसार जो उन्होंने बोला था कि किसानों का और छोटे बिजनेसमैन का लोन माफ कर देंगे, तो वो वैसा ही करते हैं और उनका लोन माफ कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, पैम्फलेट्स निकलते हैं, उसमें कई वादे किए जाते हैं, चुनाव सभाएं होती हैं जिसमें कई वादे किए जाते हैं। तो चुनाव के समय जो नेता हैं वो रैलियां करते हैं, चुनाव सभाओं को संबोधित करते हैं, पैम्फलेट निकालते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। इस टाइम, इस साल पहली बार वर्चुअल रैली हो रही है। कोरोना की वजह से आप सभी को मालूम है कि थोड़ा सा लगाम लगाया गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये थोड़ा सा शिकंजा कसा गया है, थोड़ा सा लगाम लगाया गया है कि जनसभाओं को खुले रूप से संबोधित नहीं किया जाएगा बल्कि वर्चुअल रैली निकाली जाएगी। आखिर ये निर्वाचन आयोग क्या इतना शक्तिशाली है? तो ये चुनाव आयोग सचमुच बहुत शक्तिशाली है। ये कैसे शक्तिशाली है ये हम डिस्कस करेंगे अपने आगे की वीडियो में।
तब तक देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।